नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम साला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 17 अक्टूबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं आज कौन सा खास दिन है। तो आज है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी को ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 17 अक्टूबर को। क्या होता है इस दिन? अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों में कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए ढूंढ रहे हैं, अपने लाइफ का सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं, उनको पॉवर्टी से किस तरीके से बाहर निकाला जाए। ठीक है, यानी गरीबी को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। और ख़ासकर कहाँ पर आप देखोगे तो खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्री हैं जैसे इंडिया जैसे, वहाँ पर पूरी तरीके से पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जाए। इस बार 2020 का थीम याद रखना है आपको। 2020 का थीम क्या है? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव द सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, ये इस बार का क्या है? थीम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? विच स्टेट लॉन्च सुजल मिशन? सुजल मिशन किस राज्य ने भी हाल ही में लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। ये क्या करेगा? प्रोवाइड टैप वाटर फिट फॉर द ड्रिंकिंग, यानी पेयजल के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि पानी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, पीने के लिए पानी उपलब्ध कराएगा। तो कौन से स्टेट ने भी हाल ही में ये मिशन लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने भी हाल ही में क्या किया है? वहाँ के जो सीएम हैं नवीन पटनायक, उन्होंने सुजल ड्रिंकिंग एक मिशन लॉन्च किया है, जो क्या करेगा? एक क्लॉक सप्लाई बनाएगा और सभी को क्वालिटी वाला जो ड्रिंकिंग वाटर है वो उपलब्ध कराएगा। कल हमने डिस्कस किया था एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के किस गोल में यहाँ पर क्लीन वाटर सप्लाई है? ठीक है, फटाफट बताइए। ड्रिंकिंग वाटर, तो आपको याद होगा गोल नंबर जो हमारा 6 है वो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आप भी याद रखना। आगे हम बात करेंगे, देखिए ये सीएम है वहाँ के जो नवीन पटनायक, और ये हैं वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल। ठीक है, याद रखना इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस कंट्री ने क्या किया है? नॉकड ऑफ यानी हटा दिया है किसको? जापान को। जापान का अब तक का जो पासपोर्ट था वो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट था। अब जापान को हटाकर कौन सी कंट्री का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट हो गया है वर्ल्ड में? फटाफट बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भी हाल ही में क्या किया है? इसका जो पासपोर्ट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट माना जाता है। ये बनाया जाता है, ये जो इंडेक्स है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स आप देखोगे ये एर्टॉन कैपिटल के द्वारा, ये एक एडवाइजरी फर्म है जिसके द्वारा ये बनाया जाता है। और इसमें ये देखा जाता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा कंट्रियों में क्या है? एक्सेप्टेबल है, यानी उस पर कोई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आप फ्रीली घूम सकते हो उसके लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडेक्स बनाया जाता है। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो ये भी नोट डाउन कर लेना। इंडिया की रैंक है 58, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 58 है। ठीक, न्यूजीलैंड का पासपोर्ट देखेंगे तो ये न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है। और साथ साथ में अगर आप देखोगे इंडिया का पासपोर्ट, तो इंडिया का पासपोर्ट 3 तरीके के पासपोर्ट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया में, आप देखिए रेगुलर इंडियन पासपोर्ट, यानी कोई भी सिटीजन अगर जाता है बाहर, तो सिटीजन जब जाता है तो उसको ये रेगुलर यानी ब्लू कलर का एक पासपोर्ट दिया जाता है। साथ साथ में आप देखोगे जब आपको कभी भी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पर भेजा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल पासपोर्ट, और ये होता है कौन से कलर का? वाइट कलर का। ठीक है, वाइट कलर का। और एक होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ये उनके द्वारा उनको दिया जाता है जो एम्बेसडर हैं या फिर कोई राजदूत वगैरह हैं जो हमारे देश के हैं और किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं डिप्लोमेसी के लिए, तो वहाँ पर उनको ये पासपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के पासपोर्ट हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि किस बैंक ने भी हाल ही में द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है कस्टमर के लिए? द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने लॉन्च किया है कस्टमर के लिए? फटाफट बताइए, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है एचडीएफसी। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने भी हाल ही में क्या किया है? उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट किया है
और एक लॉन्च किया है प्रोग्राम जिसका नाम है हेल्दी लाइफ प्रोग्राम। ठीक है, हेल्दी लाइफ प्रोग्राम ये लॉन्च किया है और इसमें आप देखोगे कि हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी सोल्यूशंस होंगे वो उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, ये प्रोग्राम क्या लॉन्च किया गया है HDFC बैंक की तरफ से कस्टमर के लिए, जो उनकी हेल्दी लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए काम करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें MD यानी जो HDFC बैंक के जो CMD हैं शशिधर जगदीशन, ये हैं वहाँ के HDFC बैंक के CMD, इनको याद रखना है, शशिधर जगदीशन ये हैं HDFC बैंक के नए चेयरमैन। इससे पहले आदित्य पुरी थे, तो आदित्य पुरी जो है इनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया। अब नए जो CMD हैं वो बने हैं शशिधर जगदीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने दिया है, एक्सटेंड किया है किसका, $400 मिलियन का एक सॉफ्ट लोन टू मालदीव। ठीक है, तो मालदीव को अभी हाल ही में किस बैंक ने यहाँ पर $400 मिलियन का लोन दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, जिसका इस्टेब्लिशमेंट आप देखोगे 1982 में हुआ था और 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर इन्होंने $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब यहाँ पर ये है कि मालदीव को अगर देखो, मालदीव को अगर $400 मिलियन का क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि ये $400 मिलियन का लोन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये इतने अमाउंट का कोई भी गुड्स हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यानी इंडिया से वो क्या कर सकते हैं, $400 मिलियन का वो कोई भी गुड्स या सर्विसेज क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये $400 मिलियन का इतने का कोई भी सामान, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से बोरो कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये याद रखें आपको। आगे बढ़ते हैं, तो ये हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, कहाँ के, मालदीव के प्रेसिडेंट। मालदीव की राजधानी आप जानते हैं क्या है, माले। ठीक है, और यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम सोली। ठीक है, लिख लेना है यहाँ पर इब्राहिम सोली, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि किस नेशन ने भी हाल ही में सेकेंड वैक्सीन कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है रसिया। इसका नाम आपको लिख लेना, नाम क्या है, सेकेंड जो वैक्सीन आई है वह है इपिकवैक कोरोना। जी हाँ, इपिवैक कोरोना। ठीक है, ये नई वैक्सीन आई है रसिया की। इससे पहले जो आई थी कौन सी, स्पुतनिक वी वैक्सीन का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। आप देखोगे इसका क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ था क्योंकि माना जा रहा था इसके कई साइड इफ़ेक्ट हैं। ये साइंटिस्ट इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे थे, चाहे वो रसिया के हों चाहे वर्ल्ड लेवल के हों, कि रसिया ने स्पुतनिक वैक्सीन काफ़ी जल्दी लाई है। तो मार्केट में इसके अभी पूरी तरीके से इसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये स्पुतनिक वैक्सीन आ गई। ठीक है, तो इसी बीच में आप देखोगे रसिया ने अपनी सेकेंड वैक्सीन भी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है इपिकवैक कोरोना। ठीक है, याद रखें आपको। तो एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता देते हैं, जैसे एक यहाँ पर वैक्सीन थी स्पुतनिक और इपिकवैक कोरोना, तो इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम आप सुने होंगे, जानते होंगे, एक कंपनी है डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डी एक फार्मा कंपनी है। यहाँ पर ये देखोगे कि ये कंपनी रसिया की वैक्सीन पर इंडिया में कुछ यूनिट बना रही है और यहाँ पर इसके ट्रायल चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर याद रखना कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी रसिया के द्वारा इपिकवैक लाई गई है। यहाँ के राष्ट्रपति यानी रसिया के राष्ट्रपति कौन है, तो जानते हैं आपके, व्लादिमीर पुतिन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि हाल ही में नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत एक डील साइन की है CGI के कंपनी के साथ, जिसमें कितने स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब्स इस्टेब्लिश करने का यहाँ पर कोलैबोरेशन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 100 स्कूल्स में नीति आयोग क्या करेगा, वहाँ एक IT कंपनी है, फ्रेंच की एक कंपनी है, मतलब इंडिया में भी उसकी यूनिट है बेंगलोर में। तो CGI इंडिया एक यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिख ले, काउंसिलर्स एंड गेस्टेशन एट इंफॉर्मेटिव,
ये एक फ्रेंच नाम है, फ्रेंच की एक कंपनी है जो इंडिया में भी इसकी यूनिट है बेंगलोर में, और उनके साथ इन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में कोलैबोरेशन किया है, जिसके अंतर्गत अटल मिशन, जो अटल इनोवेशन मिशन है, उसके अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब्स ये प्रोवाइड की जाएंगी, ये इस्टेब्लिश की जाएंगी कहाँ पर, स्कूल्स में। तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए काम कौन करेगा, CGI इंडिया की कंपनी है जो लार्जेस्ट IT कंपनी है, वो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो अटल टिंकरिंग लैब क्या होते हैं, यानी एक ऐसा लैब्स जहाँ पर स्कूल्स में वो इनिशिएट किया जाएगा और ऐसा इन्वायरमेंट बनाएगा जिससे बच्चे थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को भी सीख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी इस स्कूल में, जैसे आपको यहाँ पर एक पिक्चर्स में दिख रहा होगा, एक पिक्चर में कि एक अटल टिंकरिंग लैब का एक लैब बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आपको देखोगे यानी कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट रखे जाते हैं। इस साइंटिफिक इक्विपमेंट में आप देखोगे जैसे आपका यहाँ पर प्रोजेक्टर है, रोबोट है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे बच्चे क्या कर सकें, उनमें इनोवेशन सीख सकें और साथ साथ में वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि किस कंट्री ने भी हाल ही में बैन कर दिया है, इंपोर्ट बैन कर दिया है, किसके लिए, एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट आते थे उन पर पूरी तरीके से बैन कर दिया है क्या, इंपोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, इंडिया। इंडिया ने अभी हाल ही में क्या किया है, पूरी तरीके से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर पर ध्यान दिया है, और जो भी नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर्स हैं, इनसे जुड़े हुए जो भी इंपोर्ट पार्ट हैं, इक्विपमेंट हैं, वो पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। इनका मानना है कि ये सारे पार्ट्स इंडिया में ही बनने चाहिए, जो कि मिशन है गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। ये पूरी तरीके से हम डोमेस्टिक मार्केट को क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे। ठीक है, हम फॉरेन मार्केट पर जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरीके से क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो ये है आत्मनिर्भर भारत, जिसमें नॉन एसेंशियल आइटम्स को पूरी तरीके से उनका इंपोर्ट क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। उसमें खासकर अभी प्रेजेंट टाइम पर एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट हैं उन पर इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के किस जस्टिस को अपॉइंट किया है, किसके लिए, वन मैन मॉनिटरिंग कमेटी एक बनाई गई है, किसके लिए, ये प्रिवेंट करेगा स्टबल बर्निंग मतलब पराली जो जलाई जाती है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में, जिससे आप देखोगे यानी सेंट्रल इंडिया जो अपना दिल्ली है, दिल्ली में या जो NCR है उस रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्मॉग फैल जाता है सर्दियों के मौसम में। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी का नाम आपको बताना है, उस कमेटी के हेड कौन है ये आपको बताना है। तो उस कमेटी के हेड हैं मदन बी लोकुर। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये मॉनिटर करेंगे जो स्टबल बर्निंग होती है। इसके अलावा स्टबल बर्निंग के अलावा कुछ ऐसे स्टेप जो लिए जा सकें, जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हों कि स्टबल बर्निंग ना करनी पड़े और किसानों को भी फ़ायदा हो जाए। तो ये सभी जो राज्य हैं उन सभी राज्यों के सेक्रेटरी से बात करेंगे और उनसे देखेंगे कि क्या सोल्यूशन निकल कर आता है। तो याद रखना है आपको, 1 मेंबर की कमेटी बनाई गई है और 1 मेंबर की कमेटी के लिए रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस है इनका नाम है मदन बी लोकुर। ठीक है, मदन बी लोकुर ये चीफ जस्टिस हैं, मतलब चीफ जस्टिस नहीं सॉरी रिटायर्ड जस्टिस हैं, और ये रिटायर्ड जस्टिस क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेबल बर्निंग की मॉनिटरिंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि हाल में किसने इनॉग्रेट किया है इंडियाज़ इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर वीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। याद रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर इस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने क्या किया है, पूरी तरीके से इंडियाज़ इंटरनेशनल फूड एग्रीकल्चर वीक को इनॉग्रेट किया है, और इनका मेन एम क्या होगा, फूड एंड एग्रोटेक को बढ़ावा देना। इससे जो भी बेनिफिट मिल सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, इससे फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, एग्रीकल्चर का जो यूज़ है उसमें लगभग 35% हिस्सा जो होता है वो फूड इंडस्ट्रीज़ का है। तो फूड इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बढ़ावा दे सकती हैं टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में, तो इसके लिए यहाँ पर इंडियाज़ इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर वीक्स ऑर्गेनाइज किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि 2022 क्या है, 2022 में प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कहा था कि हम इनकम पूरी तरीके से क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो इनकम को डबल करने के लिए यहाँ पर एक गोल सेट किया गया है, जिसमें ये जो इंडियाज़ इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर वीक है, इसके अंतर्गत फूड इंडस्ट्रीज़ में जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी उससे
बेनिफिट पहुंचेगा किसानों को भी और उनकी इनकम भी बढ़ सकेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने प्लान किया है कि हम $25 बिलियन हेल्प करेंगे जो पुअरेस्ट कंट्री हैं। पुअरेस्ट कंट्री का मतलब जो गरीब से गरीब कंट्री हैं, वहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, तो वो सभी कंट्री अपने आप को कोविड-19 पेंडेमिक से जो लड़ाई है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो इसके लिए भी हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने $25 बिलियन का लोन देने का अनाउंसमेंट किया है? इसका सही आंसर है क्या? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने भी हाल ही में 14 अक्टूबर को कहा है कि हम $25 मिलियन का लोन देंगे। ठीक है, यहाँ पर बिलियन है, सॉरी, ठीक है, बिलियन डॉलर का क्या देंगे? लोन देंगे। तो इससे क्या होगा, जो पुअरेस्ट कंट्री हैं, तो पुअरेस्ट कंट्री में जो भी मैसिव चैलेंजेस चल रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, क्या है वर्ल्ड बैंक के इस समय जो वर्ल्ड बैंक के जो CMD हैं, आपको याद रखना है चेयरमैन, वो कौन है? चेयरमैन है डेविड मालपास। ठीक है, ये है डेविड मालपास जो वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पर CM है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर भी याद रखना, हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर? वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। DC का मतलब यहाँ पर क्या होता है? DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, नहीं याद हो तो लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए।